हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्लास 9th हिस्ट्री की चैप्टर 2 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में देखा, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में देखा, और इससे पहले का जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि अक्टूबर में क्या रेवोल्यूशन आ रहा था। और ये रेवोल्यूशन, इसे क्या कहा जाता है, रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो से लेके फरवरी 1917 से लेके अक्टूबर 1917 तक चला। तो यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं, हमने बोल्शेविक्स के बारे में देखा, हमने लेनिन के बारे में देखा। तो जो चेंजेस आए अक्टूबर के बाद में, उसको हमको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। द बोल्शेविक्स वेर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1970। तो जैसे कि हमने देखा था, जो लेनिन के अप्रैल थीसिस है उसमें एक पॉइंट ये भी था कि इंडस्ट्रीज और बैंक्स है उसको नेशनलाइज कर दिया जाएगा और किसी के पास भी कोई प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, सारी जो है जनता की होगी। तो वैसे ही बोल्शेविक्स ने किया। तो बोल्शेविक्स जो है उन्होंने जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया आगे देखेंगे। और जो इंडस्ट्रीज और बैंक है उसको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब वो अब स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। तो दिस meant दैट गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने पूरा जो ओनरशिप है, मतलब एक जो स्टेट है रशिया है उसका ओनरशिप जो है अपने हाथ में ले लिया, अपना मैनेजमेंट जो है वो भी अपने हाथ में ले लिया। लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीसेंट्स वे अलाउड टू साइज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। अब जैसे कि मैंने बताया, जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट है उसको हटा दिया गया। जो प्रॉपर्टीज नोबिलिटी के पास थी, चर्चेस के पास थी, उसको पीसेंट्स को कह दिया गया कि आप उसको अपने कब्जे में ले लीजिए। साइज करना मतलब हथिया लीजिए। वो एक अब क्या है, सोशल प्रॉपर्टी है। जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही प्रॉपर्टी, उसको उतना ही घर मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द बोल्शेविक्स गवर्नमेंट। तो इन सिटीज में क्या हुआ, बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। अब सिटीज में क्या किया, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और जो शहरी जो क्षेत्र है वहां पे बोल्शेविक ने क्या किया, जो बड़े बड़े हाउसेस है उसको बांटने का, पार्टीशन मतलब उसका बंटवारा कर दिया फैमिली के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और जो पहले की टाइटल्स, शाही टाइटल्स हुआ करते थे, जैसे कि राजा, महाराजा, प्रिंस, प्रिंसेस, ये सारे उन्होंने हटा दिया। जो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो शाही है। टू असर्ट द चेंजेस, न्यू यूनिफॉर्म्स were designed for army and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet had बुंदनोविका वाज चूसन। तो जो चेंजेस है उसको अच्छे से दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म्स डिजाइन किया आर्मी के लिए और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए। और इसके लिए क्लोथिंग कंपटीशन भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 1918 में। और एक नया हेड जो डिजाइन किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, बुंदीव नौका, उसको चूज किया गया। यहाँ पे जो ये ऑफिसर है, ये जो आर्मी के जो ऑफिसर हैं, जो भी ये है, जो भी है, इन्होंने ये हैट पहनी हुई है। जो सोल्जर है उन्होंने हैट पहना हुआ है। तो नेक्स्ट ये जो बुंदनेविका है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अब जो है पहले से पैटर्न अलग अलग चेंजेस होते जा रहे हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आप बिल्कुल याद में रखेंगे। द बोल्शेविक पार्टीज वाज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। तो यहाँ पे जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नया नाम रख दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन अक्टूबर, sorry, in November 1970, Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain the majority support. तो यहाँ पे 1917 में बोल्शेविक ने इलेक्शंस भी कंस्टिट्यूट इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जो कंस्टिट्यूट असेंबली है उसके लिए, लेकिन उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। अब सपोर्ट नहीं मिला तो आगे क्या उन्होंने काम किया। तो जनवरी 1970 में The assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. तो असेंबली ने क्या किया, जो बोल्शेविक जो काम करवा रही थी, बोल्शेविक पार्टी जो काम करवा रही थी उसको खारिज कर दिया। तो लेनिन ने क्या किया, जो पूरी की पूरी असेंबली थी उसको ही उन्होंने खारिज कर दिया। He thought that all Russia Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. तो लेनिन को क्या लगा कि ये जो ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियंस है, ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ये जो असेंबली है, जो कंस्टिट्यूट असेंबली, जो अनसर्टन मतलब जल्दीबाजी में बना दी गई, उससे ज्यादा डेमोक्रेटिक जो है रशियन कांग्रेस है, इसलिए उन्होंने असेंबली को ही खारिज कर दिया। इन मार्च 1918, डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलीज, बोल्शेविक मेड पीस विथ जर्मनी एट ब्रेस्ट
लितोवस्क। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मार्च 1980 में जो बोल्शेविक्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी उनके पॉलिटिकल मित्र थे, एलिस थे, एलिस मतलब मित्र होता है, जो उनके सपोर्टर्स, बोल्शेविक ने क्या किया, पीस एग्रीमेंट, एक पीस ट्रीटी साइन की, किसके साथ, जर्मनी के साथ, कहाँ पे, ब्रेस्ट लिटवस्क। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, और किन्होंने किया, बोल्शेविक ने किया, ये जो है हमको याद रख के चलना है, ठीक। In the years that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the elections to the All-Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. तो अब जो आगे आने वाले साल थे, आगे जो आए साल थे, उसमें बोल्शेविक जो है एक ही पार्टी थी जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत के नाम में थी, और यही जो है वो पार्लियामेंट बन गई कंट्री की। तो रशिया क्या है, एक पार्टी स्टेट बन के रह गया। ट्रेड यूनियंस वे केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और जितने भी वर्कर्स हैं जो काम करते थे फैक्ट्रीज में, जो उन्होंने ट्रेड यूनियंस बना के रखी थी, वो पार्टी के कंट्रोल में रहते थे। तो सीक्रेट पुलिस कॉल्ड चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolshevik। और बाद में एक सीक्रेट पुलिस फोर्स भी उन्होंने अपॉइंट करके रखी थी, जिनका क्या नाम था, चेका फर्स्ट, ठीक है, जिसको बाद में OGPU और NKVD बोला जाता था। और ये क्या करते थे, अगर कोई भी बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब उसकी आलोचना कर रही है, तो उनको वो सिवियरली पनिश भी किया करते थे, उनको सजा दिया करते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। तो इससे बहुत सारे जो यंग राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो ये जो पार्टी है उसका समर्थन किया करते थे, ठीक है। उसके समर्थन में मतलब कुछ कुछ राइटर्स हैं तो लिखेंगे, आर्टिस्ट हैं तो पेंटिंग्स वगैरह बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। तो क्यों, क्योंकि इनको क्या लगता था कि पार्टी जो है सोशलिज्म और चेंज को डिपिक्ट कर रही है, उसको दर्शा रही है। लेकिन आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बट मैनी डिसइल्यूस्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ पार्टी एनकरेज्ड। तो अक्टूबर 1970 के बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। क्यों, क्योंकि वो पार्टी को सपोर्ट करने लगे, उनके समर्थन करने लगे। लेकिन बहुत लोग जो है वो वो एक उनका विश्वास टूटने लग गया, डिसइल्यूशन मतलब उनका विश्वास टूटने लगा। क्यों, क्योंकि पार्टी जो है अपने आप को ही एक प्रमुख बताने लग गई थी। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, मे डे डेमोन्स्ट्रेशन इन मॉस्को इन 1918 की ये पिक्चर है जिसमें मे डे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जहां भी आपकी बुक में कोई भी पिक्चर दिया गया है तो उसका कोई मतलब होता है। आपको ये, जैसे कि सब बोलते हैं हिस्ट्री बोरिंग है, हिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं है, इसे आप कहानी की तरह लेंगे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पिक्चर से हम ये जताना चाह रहे हैं कि क्या उस समय का लोकेशन था, क्या वहाँ के लोग थे, कैसे वो बिहेव करते हैं। हम पूरा तो नहीं जान सकते क्योंकि कोई वीडियो नहीं है, एक सिंपल सा पिक्चर है। तो यहाँ पे आप देखिए, सारे लोगों ने हैट पहना हुआ है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है, इन्होंने फ्लैग्स पकड़े हुए हैं, वो भी शायद ब्लैक कलर के ही होंगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है तो हम सही से बोल नहीं सकते। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, लोग कुछ उधर देख रहे हैं, कुछ इधर देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये लेडीज भी हैं, यहाँ पे सारे लोग जो हैट्स है, मॉस्ट्रेसेस हैं। तो है ना, हम पिक्चर देख के भी हम काफी कुछ जान सकते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहा करते होंगे। तो अब हमको देखना है अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड रशिया एंड द रशियन कंट्री साइड टू व्यूज। तो जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है और जो रशिया में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे दो व्यूज, ठीक है। न्यूज ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ अक्टूबर 25 1917 reached the village the following day and was greeted with enthusiasm. To the peasants it meant free land and end of the war। तो जैसे ही ये जो क्रांति है ना, ये जो बगावत होने वाली थी 25 अक्टूबर 1917 की, ये गांव तक पहुंची, तो भाई गांव वाले एकदम उत्साहित हो गए। उनके लिए ये था कि अब जो है, जो किसान है उनको फ्री लैंड मिलेगा, और ये जो वॉर है जिसमें उनको अपना जमीन खेती बाड़ी छोड़कर जाना पड़ता था एज अ सोल्जर्स, वो अब खत्म हो जाएगा। The day news arrived, the landowner's manor's house was looted, his stock farms were relinquished, and his vast orchard was cut down and sold to the peasants for wood. All his far buildings were torn down and left in ruins, while the land was distributed among the peasants who were prepared to leave the new Soviet line। तो यहाँ पे जो गांव के जो जमींदार है, उनका घर मैनर्स हाउस मतलब जो वहाँ के जमींदार का जो घर था,
वहां पे लूटपाट कर दी गई। उनके जो स्टॉक फार्म्स थे, मतलब उसके जो भी पाले हुए जो जानवर थे उनको हथिया लिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया। और जो उनकी जो बगीचे थे उनको कट कर दिया गया और उसकी जो लकड़ियां हैं वो पीसेंट्स को दे दी गई। और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको तो तस्त मस्त कहा कर दिया गया वहां पे, और वहां पे पूरा खंडर बना दिया गया। तो यहाँ पे ये जो हादसा हुआ है उसी को जो है एक जो वहां पे बड़ा आदमी रहा होगा, जो लैंड ओनर रहा होगा, वो अपने रिलेटिव को लिखता है। द मेंबर्स ऑफ द लैंड ओनिंग फैमिली रोट टू रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपेंड टू द स्टेट। तो वो अपने व्यथा के बारे में लिख रहे हैं कि क्या उसके साथ हुआ। तो द कॉप हैपन क्वाइट पेनलेसली, क्वाइटली एंड पीसफुली। तो कॉप का यहाँ पे मतलब है जो व्यवस्था में एकाएक जो चेंज आए वो इतना मतलब दर्दनाक नहीं था, एकदम धीरे से हुआ, क्वाइटली हुआ, पीसफुल हुआ, सब पता भी नहीं चला। द फर्स्ट डेज वेयर अनबियरेबल। मिखाइल मिखाइलोज, ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रशियन नाम है, was calm. The girls also, I must say, the chairman behaves correctly and even politely. We were left 2 cows and 2 horses. The servant tell them all the time not to bother us. Let them leave. We vouch for their safety and property. We want them treated as humanly as possible. There are rumors that several villages are trying to evict the communities and return the state to Mikhailovich. I don't know if this happened or if it's good for us, but we rejoice that there is a consequence in the people. तो वहां पे बताते हैं कि पूरा लूटपाट हो गया है, लेकिन शांतिपूर्वक हुआ, कुछ ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ है। बस उनके पास 2 काउस और वो है, सर्वेंट्स भी हैं उनके पास, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारी चिंता मत करो, हम लोग सेफली हैं और हमारी प्रॉपर्टी जो हथिया ली गई, सारी चीजें जो है बता रहे हैं यहाँ पे। अब हमको देखना है 4.1 सिविल वॉर। सिविल वॉर जब एक ही देश में 2 पार्टी बन जाती है और 2 पार्टी आपस में लड़ने लग जाते हैं तो उसे सिविल वॉर कहा जाता है। सिविल मतलब किसी भी देश के जो नेटिव लोग हैं, वहां रहने वाले लोग हैं, उनको सिविल पीपल कहा जाता है। और यहाँ पे वॉर का मतलब वहीं पे बीच में लड़ाई हो गई है। तो व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, द रशियन आर्मी बिगैन टू ब्रेक अप। अब जब बोल्शेविक ने ऑर्डर किया कि जब लैंड है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, नोबिलिटी के हाथ से जो है वो सर्वेंट्स जो पीसेंट्स है उनको दे दिया जाए, तो जो रशियन आर्मी है वो टूटने लग गई। क्यों? क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो क्या थे, आखिरकार वो पीसेंट्स ही थे, वो किसान ही थे। तो वो सोल्जर्स जो हैं वो अपनी जो आर्मी है वहां छोड़ के अपने गांव जाने लग गए। तो सोल्जर्स मोस्टली पीसेंट्स विश टू गो होम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसर्टेड। तो सोल्जर्स जो है वो अपने घर जाना चाह रहे थे क्योंकि लैंड जो है वो बढ़ रहा था, और इससे उन्होंने क्या है जो आर्मी की जो रेजिमेंट है उसको सूना कर दिया। डेजर्टन मतलब वहां पे सूना हो जाना। तो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्नेड द बोल्शेविक अपराइजेस। तो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं करते थे, जो लिबरल्स थे और जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, मतलब जो राजा है उस समय कौन था, राजा सार निकोलस, उसको सपोर्ट करते थे। तो वो लोग जो है ये जो बोल्शेविक है की जो बगावत हो रही है उसका विरोध करते थे। तो देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक द रेड। तो जो इनके जो लीडर्स थे, ठीक है, ये जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स और सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी है, इनके जो लीडर्स थे वो कहाँ चले जाते हैं, साउथ रशिया जाते हैं, वहां पे एक ट्रूप बनाते हैं, एक आर्मी बनाते हैं अपने लिए, ताकि वो जो बोल्शेविक है, बोल्शेविक को क्या कहा जा रहा है, द रेड्स, उनसे वो लड़ाई लड़ सके। तो ड्यूरिंग 1918 एंड 19 द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, द वाइट्स, प्रो सारिस्ट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। तो 1918 और 1919 के आते आते जो ग्रीन्स हैं और जो वाइट्स हैं वो मोस्टली जो रशियन एम्पायर है उसको कंट्रोल करने लग गए। दे वेर बैक्ड बाय मतलब उनको सपोर्ट कौन करता था, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। तो ये लोग जो है इनको सपोर्ट करने लग गए। ऑल दिस फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। और ये वो फोर्सेस थे जो चिंता करते थे कि अगर रशिया में सोशलिज्म आ गया तो बाकी जो जगह है वहां पे भी सोशलिज्म जो है फैलता जाएगा। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बात है, जैसे कि हमने देखा था, इंडिया तक आया था कि हाँ भाई वहां पे हो रहा है, तो बाकी जगहों में भी वही प्रोसेस आने लग गया था, लोग बगावत करना चालू कर रहे थे। तो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स हैं जो वो मिल के जो है वो बोल्शेविक्स को हटाना चाह रहे थे। एज दिस ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फैमिन बिकेम कॉमन। तो जैसे ही ये जो ट्रूप्स हैं
ठीक है, ये जो मिल के जो ट्रूप्स बनाए हैं और ये जो बोल्शेविक हैं, ये आपस में लड़ाई करते हैं, एक सिविल वॉर होता है और इसका नतीजा क्या होता है, आम जनता को परेशानी, तो लूटपाट होती है, डकैती होती है और सूखा भी आ जाता है, famine भी आ जाता है। Supporters of private property amongst whites took harsh steps with peasants who had sites land। तो जो सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वो वाइट्स के साथ, जो वाइट्स थे वो बहुत ही बेकार स्टेप्स, एकदम हार्श स्टेप, कठोर स्टेप लेते हैं जो पीसेंट्स हैं जिन्होंने हथियार लिया था, लैंड हथियार लिया था उनके साथ। दिस सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ नॉन बोल्शेविक। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। तो ये जो एक्शन है इसके कारण जो है नॉन बोल्शेविक के सपोर्टर्स कम हो जाते हैं और जनवरी 1920 के आते आते बोल्शेविक जो है मतलब जो फॉर्मर रशियन एम्पायर थी उसको पूरा अपने अधीन में रख लेती है। तो दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉन्परेशन विद नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम जदीदिस्ट। तो यहाँ पे इनको ये क्यों सक्सीड होते हैं जो बोल्शेविक, क्यों, क्योंकि इनके साथ कौन रहते हैं, जो नॉन रशियन नेशनलिटीज है वो साथ में रहती हैं, और मुस्लिम्स जो हैं जो रशिया में रह रहे हैं वो। तो कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक। और ये जो कॉपरेशन है वो वहाँ पे वर्क नहीं कर रही थी जहाँ पे जो रशियन कॉलोनिस्ट हैं वो खुद बोल्शेविक बन चुके थे। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मास्केड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। और कहीं पे बहुत बुरी घटनाएं भी हुई, जैसे कि कीवा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, यहाँ पे जो बोल्शेविक के जो कॉलोनिस्ट है, जो उन्होंने वहाँ पे कॉलोनी बना के रखी थी, वहाँ पे जो लोकल नेशनलिस्ट है वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, मास्कर मतलब वहाँ के लोगों को एक साथ गोली वगैरह मार दिया। और क्यों किया, क्योंकि वो डिफेंड कर रहे थे सोशलिज्म को। इन दिस सिचुएशन मैनी वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो मास्कर हो गया, ठीक है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए लोग कंफ्यूज हो गए कि बोल्शेविक गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, रिप्रेजेंट क्या करना चाहती है, क्या वो सोशलिज्म के लिए लोगों को मार धाड़ कर रही है, उनकी हत्या कर रही है, तो क्या वो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही है, क्या यही है सोशलिज्म। तो इसलिए जो है लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्टली टू रेमेडी दिस most non-Russian nationalities were given political autonomy in Soviet Union, the state the Bolshevik created from Russian Empire in December 1922। तो अब जो है ये जो घटना हुई, इसका रेमेडी, इसका एक सोल्यूशन निकालने के लिए जो नॉन रशियन नेशनलिटीज हैं उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई कि आप अपना जो राज्य है उसको खुद ही चलाएं। जो अपने छोटे छोटे जो उनके राज्य हैं, जो वहां पे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी मतलब वहां पे वो अपना राज्य खुद चला सकते हैं। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम रशियन एम्पायर इन दिसंबर 92। तो ये जो स्टेट है सोवियत यूनियन, ठीक है, इसे रशियन एम्पायर से बनाया बोल्शेविक ने दिसंबर 1922 में। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, लाइक हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, attempts to win over different nationalities were only partly successful। तो ये जो कुछ कुछ जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल मतलब बेकार थी बोल्शेविक्स की, जो अनपॉपुलर थी। उसमें से ये था कि नोमैडिज्म को उन्होंने बिल्कुल डिस्करेज किया कि कोई भी, नोमैडिज्म का मतलब तो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, नोमैडिज्म वो लोग होते हैं, नोमैडिक वो लोग होते हैं जो एक ही जगह नहीं रहते, अपना जो काम धंधा है उसको लेके एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। तो इसको उन्होंने बिल्कुल डिस्करेज किया। तो ये जो है, इससे जो पार्टी है थोड़ी सी मतलब हिल के रह गई। तो अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वेयर ओनली पार्टी सक्सेसफुल। तो यही अटेम्प्ट था जिससे वो पार्टी का सक्सेस हो सके। तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन, इसके 2 व्यूज हैं। तो यहाँ पे एम एन रॉय के बारे में दिया गया है, जो एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे और फाउंडर थे मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के, एक प्रोमिनेंट कॉमेडियन लीडर थे। कॉमेडियन जो है एक ग्रुप है, ठीक है, थर्ड इंटरनेशनल ग्रुप है, सोवियत कंट्रोल ग्रुप है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वो लीडर थे इंडिया, चाइना और यूरोप से। तो ही वॉज सेंट्रल एशिया, और ये उस समय जब 1920 में सिविल वॉर था तब वो एशिया में थे। तो वहां पे वो चीफ के बारे में बता रहे हैं, जो एक कबीले का चीफ था, उसके अटेंडेंट थे, यूथ थे। तो उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में सुना, तो उन्होंने ये जाना कि सार को वहां से हटा दिया गया है, और जो खिरिस, ठीक है, खिरिस जो है सार से पहले वहां पे उनका कब्जा था। तो ये वो बता रहे हैं कि अब उनको अपना होमलैंड जो है वापस मिल गया होगा। तो ये आप अपने से देख सकते हैं। उसके बाद हमको देखना है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो अब ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद में
जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो कैसे बनी है उसको हमको देखना है। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज, तो हमने देखा था सिविल वॉर के समय जो बैंक्स और इंडस्ट्रीज है उसको क्या है उन्होंने नेशनलाइज रखा था। दे परमिटेड पीसेंट्स टू कल्टिवेट दैट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, तो उन्होंने परमिट किया कि जो भी लैंड वो उन्होंने अपने कब्जे में रखा है, उन्होंने हथिया के लिया है, उसको सोशलाइज कर दिया गया है, तो वहां पे वो अपना कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो बोल्शेविक वेयर confiscated land use confiscated land to demonstrate what collective work could be, तो जो भी हथियाए हुए जो लैंड है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि कलेक्टिव वर्क कैसे हो सकता है। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, ऑफिशियल एक्सेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर प्लान, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज आया। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप किया गया जिसमें ऑफिसर्स ने ये कि हमको इकोनॉमी में अगर सुधार लाना है, देश में अगर सुधार लाना है, तो उन्होंने टारगेट किया 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान अभी इंडिया में भी चलता है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई होगी, तो यहाँ पे 5 ईयर टारगेट सेट किया गया 5 साल के लिए। ऑन दिस बेसिस दे मेड 5 ईयर प्लान। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स, तो सारे जो प्राइसेस है वो गवर्नमेंट ने फिक्स्ड कर दिए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो सके। तो 5 साल के प्लान कैसे कैसे थे, 1927 से 32 और 1933 से 38 तक 5 ईयर प्लान्स। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929-1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. New factories, cities came to be being. तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ चढ़ के होने लगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुई 1920 से 29 से 33 तक। 100% जो ऑयल, कोल और स्टील की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे 100% ग्रोथ दिखा। नई फैक्ट्री सिटीज पे, नई फैक्ट्री सिटीज मतलब फैक्ट्री सेटअप होती है तो उसके आसपास सिटीज भी बसती है, तो नई फैक्ट्री सिटीज भी आने लगे। तो यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं वो एक सिंबल बन गया सोशलिज्म का। तो यहाँ पे पिक्चर डिपिक्ट कर रही है उस चीज को। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस, तो अब ये जो रैपिडली जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रैपिडली जो इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, इससे जो वर्किंग कंडीशंस थी जो वर्कर्स की वो बहुत ही खराब थी। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 ईयर्स, तो ये जो स्टील प्लांट है वो 3 साल में बनाया गया। तो वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन, तो वर्कर्स है उनको बहुत ही मतलब बेकार जीवन जीने के लिए मिलता था और इसका ये नतीजा होता था कि वो बार बार काम रोक देते थे, हड़ताल करने लग जाते थे। तो फर्स्ट ईयर में ही 550 जो है वो स्ट्राइक्स हुए। तो इन द लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट अ डिग्री at 40 degrees below the people had to climb down from the 4th floor and dashed across the street in order to go to the toilet। अब देखिए यहाँ पे जो लिविंग क्वार्टर्स है, विंटर का समय हुआ करता था, 40 डिग्री नीचे टेम्परेचर हुआ करता था, तो एक व्यक्ति को अगर टॉयलेट जाना है तो उसको 4 माले नीचे आके जो डैश है मतलब नीचे का जो बेसमेंट एरिया है वहां पे उसको आना पड़ता था अगर उसको टॉयलेट लगा है तो an extended schooling system developed and the arrangements were made for factory workers and peasants to enter university। तो स्कूलिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया, अरेंजमेंट्स बनाए गए जिससे फैक्ट्री वर्कर्स और जो पीसेंट्स हैं, जो किसान है वो यूनिवर्सिटी जा सके, पढ़ सके। क्रिचेस वेयर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। क्रिचेस मतलब जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है। ऐसे लोग अगर कोई भी वुमेन या मैन है जिसके बच्चे वुमेन्स है, मतलब मैन का क्या है, वुमेन्स जो है अगर उनके वो कहीं काम करने जा रही हैं तो उनके बच्चे को देखने के लिए कोई कुछ चाहिए, तो क्रेचेस वो जगह होती है जहां अगर कोई वर्कर वुमेन है वो अपने बच्चों को छोड़ के जाती है। चीप पब्लिक हेल्थ मतलब बहुत अच्छा पब्लिक हेल्थ केयर नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मतलब चीप तरीके का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेटअप फॉर वर्कर्स, द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेस वेयर लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिविंग क्वार्टर्स भी बनाए गए,
ठीक है, एक अच्छे तरीके का लिविंग क्वार्टर। लेकिन ये जो इफेक्ट था हर जगह एक जैसा नहीं था, कहीं पे ये जो है अच्छा मिलता था, कहीं पे अच्छा नहीं मिलता था। तो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगर अभी की डेट में अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ के लिविंग क्वार्टर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। कई जगह अच्छे होते हैं, कई जगह अच्छे नहीं होते, किसी कंपनी के अच्छे होते हैं, किसी कंपनी के बहुत सारी जो है फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग के अंदर है। लेकिन हर जगह का जो है सिस्टम एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो काम कर रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, मैग्निक कोर्स जो जगह है वहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं सोवियत रशिया में। 1930s की पिक्चर है और ये डाइनिंग हॉल है फैक्ट्री का 1930s में। तो यहाँ पे ड्रीम एंड रियलिटीज ऑफ सोवियत चाइल्डहुड इन 1933। तो यहाँ पे एक अपने ग्रैंडफादर को ये चिट्ठी लिखती है, एक लड़की है 13 साल की लड़की है और ये क्लास 5 में है। और ये चिट्ठी लिखती है कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, 4 बच्चे हैं, उनके फादर नहीं है और उनकी मदर जो है वो इस एलिंग मतलब वो बीमार रहती है। वो स्टडी करना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं जा पाती है। उसके पास कुछ ओल्ड जूते ही हैं जो कंप्लीटली मतलब फट चुके हैं और कोई भी उसको बनाने वाला नहीं है, उसको मेंड नहीं करवा सकता, मतलब उनकी मरम्मत नहीं करवा सकता। उनकी मदर बीमार रहती है, उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए ब्रेड नहीं है। वो पढ़ना चाहती है लेकिन वो बिल्कुल मतलब उनके पैसे ही नहीं तो कहाँ से पढ़ेगी। तो बदले में लेनिन सेड बट आई हैव टू स्टॉप स्कूल, है ना, वो उसको स्कूल जाना बंद करना पड़ता है क्योंकि उसको काम करने जाना पड़ता है, नहीं तो उसकी फैमिली क्या हो जाएगी, स्टार्विंग करने लग जाएगी। तो अपने ग्रैंडफादर को चिट्ठी लिखती है, तो वही भी यहाँ पे बताया गया है। अब हमको लिखना है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म। स्टैलिनिज्म स्टैलिन के नाम पे है। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टैलिन ने पूरा बोल्शेविक पार्टी है उसका कब्जा संभाला। और कलेक्टिविज्म का मतलब होता है जो भी खेती किसानी करना है वो इंडिविजुअली कोई पीसेंट नहीं कर सकता, उसको ग्रुप में करना है। कोई भी जो लैंड है, जो लैंड्स हैं वो गवर्नमेंट की है और वहां पे उनको मिलजुल के वहां पे खेती बाड़ी करनी है और जो भी प्रॉफिट है उनको बाद में बांट दिया जाएगा। ठीक, तो इसको हमको देखना है। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लांट इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू डिजास्टर ऑफ कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये जो अर्ली प्लांट इकोनॉमी थी उसमें सबसे बड़ा डिजास्टर क्या था, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब जैसे कि मैंने बताया एक एग्रीकल्चर लैंड जो गवर्नमेंट के पास है वहीं पे उनको एक साथ करना है, कोई भी इंडिविजुअल जो पीसेंट है वो अलग से नहीं कर सकता। तो बाई 1927-28 the towns in the Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply। तो 27-28 के आते आते जो टाउन्स थे रशियन सोवियत रशिया में वहां पे ग्रेन्स की सप्लाई बहुत ही कम होने लग गई। ठीक है, अगर ग्रेन्स की सप्लाई कम हो रही है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। द गवर्नमेंट fixed prices at which grains must be sold, but the peasants refused to sell. Peasants refused to sell their grain to government buyers at that prices. The गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस दे दिए कि हमको ये प्राइस में जो है आपको बेचना है, लेकिन जो पीसेंट्स है वो बिल्कुल मतलब रिफ्यूज कर दिया उन्होंने कि वो इस प्राइसेस में उनको नहीं बेचेंगे। द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस फ्रेम इमरजेंसी मेजर्स। तो स्टैलिन जिन्होंने पार्टी लेनिन की डेथ के बाद पार्टी को पूरा संभाला, उन्होंने कुछ इमरजेंसी मेशर्स लिए। इमरजेंसी मेशर्स मतलब उन्होंने तत्काल कुछ उपाय सोचा। तो उन्होंने क्या किया, ही बिलीव दैट रिच पीसेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वेर होल्डिंग स्टॉक्स इन होप ऑफ हायर प्राइसेस, speculations had to be stopped and supplies confiscated। तो उनका ये मानना था कि जो रिच पीसेंट्स और ट्रेडर्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में, उन्होंने स्टॉक्स को होल्ड करके मतलब जमाखोरी कर ली है ताकि जो प्राइसेस है वो हाई हो सके। तो उनका ये मानना था कि ये जो स्पेक्टेकुलेशन है मतलब ये जो जमाखोरी है उसको रोकना पड़ेगा और सप्लाईज को हथियाना पड़ेगा। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग एंड फोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रीडिंग कुलेक्ट्स द नेम फॉर वेल डू पीसेंट्स। तो 1928 में पार्टी मेंबर्स जो है वो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया है वहां जाते हैं, वहां पे का मुआयना करते हैं और देखते हैं जो कुलक्स हैं, ठीक है, कुलक्स मतलब जो वहां पे जो पीसेंट्स है, बड़े बड़े जो किसान हैं वहां पे जाके जो है उनको देखते हैं कि उन्होंने कुछ जमाखोरी तो नहीं कर दी गई है। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्मिंग। जैसे कि ये जो शॉर्टेज है वो बिल्कुल मतलब रुक नहीं रहा था। शॉर्टेज जो है हमेशा मतलब शॉर्टेज ही चला ही आ रहा था, कुछ भी मेजर्स काम नहीं कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कलेक्टिवाइज फार्मिंग की जाए। तो it was argued that grain storage were partly due to the small size holding।
तो ये आर्ग्यू किया गया कि ये जो ग्रेन शॉर्टेज है ये इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे जो है वो किसान भी है वो भी जमाखोरी कर रहे हैं। तो आफ्टर 1970 लैंड हैज टू बी हैड बीन गिवन ओवर टू द पीसेंट्स, दिस स्मॉल साइज पीसन फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। तो 1917 के बाद जो भी लैंड जो पीसन्स को दिए गए थे और ये जो स्मॉल साइज पीसन फार्म थे इनको मॉडर्नाइज नहीं किया जाता, मतलब किया जा सकता, मतलब मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है वहां पे हर एक किसान को देना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, to develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take up take away land from peasants and establish state control large farm। तो ये जो मॉडर्न फार्म्स बनाने का जो सोच है जहाँ पे हम नए मॉडर्न इक्विपमेंट्स को लेके आएंगे, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जो किसान है जो कुल्लक्स हैं, ठीक है, उनको हटाना है और जो लैंड जो पीसेंट्स को दे दिया गया उसको वापस लेना है और एक स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म एस्टेब्लिश करना है। व्हाट फॉलोड वाज टेनिस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम 1929। द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीसेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स कॉल्ड कोलखॉस। ठीक है, तो अब 1929 के बाद में पार्टी ने क्या फोर्स किया, जितने भी पीसेंट्स हैं उनको कलेक्टिव फार्म्स में काम करना है और इन कलेक्टिव फार्म्स को क्या कहा जाता था, कॉलखॉक्स। तो द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। तो जो भी कलेक्टिव फार्म है उसके जो ओनर है उनको ये जो लैंड्स हैं और जो इम्प्लीमेंट्स है वो ट्रांसफर कर दिया जाता था। पीसेंट्स वर्क्स ऑन लैंड एंड द कॉलखॉस प्रॉफिट वाज शेयर्ड। तो ये जो पीसेंट्स है वो लैंड पे वर्क करते थे, काम करते थे और जो भी प्रॉफिट है उसको शेयर कर दिया जाता था आपस में। एनरिच पीसेंट्स resisted the authority and destroyed their livestock। तो एनरिच मतलब जो घुसाए हुए पीसेंट थे वो नहीं चाहते थे कि हम इस तरीके की कलेक्टिव फार्मिंग करें, तो उन्होंने क्या किया, अथॉरिटीज को रेजिस्ट किया, रोका और जो लाइव स्टॉक्स थे उनके जो अथॉरिटी के उसको उन्होंने तबाह कर दिया। बिटवीन 1929 एंड 31 द नंबर्स ऑफ कैटल फेल्ट बाय 1/3। तो ये जो घटना है इसके बाद जो है 29 से 31 के बीच में जो भी कैटल है उनकी जनसंख्या क्या हो गई, 1/3 हो गई। Those who resisted collectivization were severely punished। अब इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने नए मेजर्स निकाले, उन्होंने क्या किया, जो भी कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी जाती थी और बहुत सारे लोगों को क्या है, डिपोर्ट और एक्साइड, मैनी वेज डिपोर्टेड और एक्साइड। डिपोर्टेड का मतलब होता है अपनी इच्छा से वो देश छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, सॉरी, डिपोर्टेड का मतलब ये होता है कि फोर्सफुली उनको अपनी कंट्री से बाहर भेज दिया जाता है। एक्साइल मतलब अपने ही मन से वो सोचते हैं अब यहाँ रहना सही नहीं है तो अपने मन से दूसरे कंट्री चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in collective farms for variety of reasons। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, जो पीसेंट्स हैं वो ये तर्क देते हैं कि हम मतलब सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इतने रिच नहीं है कि वो कलेक्टिव फार्म से वर्क करे और वो जो प्रॉफिट है वो थोड़े से प्रॉफिट से वो अपना गुजारा कर सके। तो इसलिए वो बोलते हैं उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण वो कलेक्टिव फार्म से वर्क नहीं करना चाहते। तो स्टालिन गवर्नमेंट्स अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर अनसिम्पैथेटिकली। तो स्टालिन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ कर दिया भी कि कुछ पीसेंट्स तुम लोग जाके अपना इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन कर लो, लेकिन इंडिपेंडेंट जो कल्टीवेशन करते थे उनके साथ जो है गवर्नमेंट अच्छा बिहेव नहीं किया करती थी, अनसिम्पैथेटिकली मतलब उनके साथ अच्छा तरीके से व्यवहार नहीं किया करती थी, उनको सारी जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिला करती थी। यहाँ पे पिक्चर दी गई है जहाँ पे वर्कर्स जो खड़े हैं और ये जो है कलेक्टिव फार्म से वर्क करने के लिए खड़े हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ collectivization, production did not increase immediately. In fact, bad harvest of 1930-33 led to the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died। तो अब जो है ये जो कलेक्टिवाइजेशन जो है इसके कारण जो है प्रोडक्शन बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब ये जो मेजर्स था कलेक्टिवाइजेशन का ये फेल हो गया और बहुत ही बुरी फसल हुई 1930 से 33 तक। और इसका नतीजा क्या हो गया, फेमाइन, सूखा आ गया, जिसके कारण सोवियत हिस्ट्री में कितने लोग मारे गए, 4 मिलियन लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल व्यू दिया गया है ऑपोजिशन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन एंड गवर्नमेंट रिप्लाइज रिस्पॉन्स का, तो ये आप देख सकते हैं। तो मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कंफ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर प्लांट इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। तो बहुत सारे जो लोग हैं पार्टी में उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उनकी आलोचना की, ये क्या कंफ्यूजन चल रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ठीक है, जो प्लांट इकोनॉमी है उसके अंडर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका, और ये जो
कलेक्टिवाइजेशन है उसका नतीजा उसका। तो स्टैनली एंड हिज सिंपथाइजर चार्ज दिस क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। और फिर देखिए कुछ भी किसी ने भी आवाज उठाई कि भाई प्लान्ड इकोनॉमी और कलेक्टिवाइजेशन के जो मैसेज है उसका जो बुरा नतीजा है उसका, तो स्टैनलिन और इनके जो सिंपथाइजर इनके जो सपोर्टर थे उन्होंने ये जो क्रिटिक्स से आलोचना करने वाले हैं उनके उन पे चार्ज लगा दिया, भाई तुम लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो सोशलिज्म के खिलाफ में। तो एक्यूजेशन जिनके ऊपर भी ये आरोप लगे 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 थे, वे मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड बाय 1939 ऑन ओवर 2 मिलियन वेयर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स। तो ये जो एक्यूजिशन है, ये जो आरोप है वो पूरी कंट्री में लगाए गए और 1939 के आते आते 2 मिलियन लोग, बाप रे, 2 मिलियन लोग जो है वो प्रिजन्स में थे या फिर लेबर कैंप्स में थे। तो देखिए मोस्ट वेयर इनोसेंट्स ऑफ क्राइम बट no one spoke for them. A large number were forced to make false confession under torture and were executed. Among several among them were talented professionals. तो यहाँ पे देखिए कितना बुरा काम हुआ। बहुत सारे लोग जो है वो इनोसेंट थे, उन्होंने कुछ भी गलत क्राइम नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया कि उनको बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत ही प्रताड़ित किया गया कि तुम भाई एक्सेप्ट कर लो तुम सोशलिज्म के खिलाफ होकर के। और फिर क्या है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट करना मतलब फांसी लगा देना। और ये जो एग्जीक्यूटेड लोग थे इसमें बहुत सारे लोग जो है टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। बाद में ये जो नेक्स्ट हमको देखना है ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था रशियन रिवोल्यूशन का, और जो यूएसएसआर फॉर्म किया था बल्शविक ने, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या इन्फ्लुएंस है इसके बारे में हमने देखना है। छोटा सा पार्ट है ये, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर समझ आया तो वीडियो लेक्चर को लाइक शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।